मुंबई का इन्फिनिटी मॉल। विक्रांत अपने क्लाइंट अर्जुन और उसकी मदर के साथ बैठकर डिस्कशन कर रहा था और बातचीत करके जब वो लोग वहां से निकलने लगे तब विक्रांत की नजर टेबल पर पड़ी जहां पर पानी की बूंदों से एक लफ्ज लिखा था, हेल्प। विक्रांत को लगा अर्जुन उससे मदद मांग रहा है, लेकिन जब वो गुरुजी के पास पहुंचे तो वो चिल्लाकर बोले, मरने दो इसे, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है ये। 10 साल पहले अकेलेपन से तंग आकर अर्जुन ने एक साधना की थी, एक ऐसी साधना जो उसकी तन्हाई को दूर कर देती। वो साधना सफल भी हुई, उसे एक लड़की की आत्मा मिली, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे घर को नरक बना दिया। लेकिन विक्रांत का दिमाग तब घुमा जब उसे पता लगा कि असली विक्टिम अर्जुन नहीं था बल्कि हेलो एवरीवन, खमा घनी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जगह। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है ये हमें शेयर की है विक्रांत ने, जो कि खुद एक थेरेपिस्ट हैं और उन्होंने हमसे पहले भी उनके कई केसेस शेयर किए हैं। ये भी उनके क्लाइंट का ही एक केस है और ये एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया है वो हमारी एक प्रीवियस स्टोरी से कनेक्टेड भी है। वो स्टोरी जिसमें करण था, जिस पर ब्लड रिलेटेड ब्लैक मैजिक हुआ था। आपको शायद याद होगा, अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है अगर तो आपको ऊपर आई बटन पे स्टोरी का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप स्टोरी को देख सकते हो। ऐसा उससे रिलेटेड नहीं है बट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जहां पर उनके क्लाइंट थे करण, उसका एक्सीडेंट होता है, उसको ब्लड चढ़ाया जाता है और उसको जिसका ब्लड चढ़ाया जाता है उस लड़के के ऊपर एक ब्लैक मैजिक हो रखा था और उस ब्लड के थ्रू वो मैजिक सेम करण के ऊपर भी हो गया था। तो ये जो अर्जुन है, आपको करण अर्जुन वाली फीलिंग आ रही होगी, तो अर्जुन जो है वो उसी करण का कजिन ब्रदर है। और अब आज की जो कहानी है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो अर्जुन के साथ हो रहा है। तो इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई अभी अप्रैल 2026 में। विक्रांत अपने एक दोस्त के साथ अपने एक दूसरे दोस्त के बर्थडे के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था और गिफ्ट लेने के लिए वो अंधेरी में इन्फिनिटी मॉल गया था, जो कि मुंबई का एक बहुत फेमस मॉल है। गिफ्ट खरीदकर ये दोनों दोस्त ग्राउंड फ्लोर पर घूम रहे थे, घूमते घूमते वो देख रहे थे अपने लिए भी। तो तभी विक्रांत ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई तुझे कुछ लेना तू देख ले, मुझे भी कुछ चीजें लेनी है, तो तू अपने हिसाब से देख लेना, मैं अपने लिए कुछ लेकर आता हूँ। और इस तरह से विक्रांत अलग साइड में चला गया, उसका दोस्त अलग साइड में चला गया। अब विक्रांत चीजें देख रहा था कि तभी विक्रांत को अपने पीछे से आवाज आई कि कोई उसे पुकार रहा है। विक्रांत थोड़ा चौंक गया एकदम से आवाज सुन के, भाई आवाज कहां से? चारों तरफ देखने लगा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी सामने से एक लड़का भागते हुए आया, लंबा चौड़ा, और उसने आके सीधा विक्रांत को गले लगा लिया और बोला, और भाई क्या हाल चाल, कैसे हो तुम? एक बार तो विक्रांत उसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो उसने उसको पहचान लिया। अरे ये तो करण था, करण वही जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी थेरेपी करके विक्रांत ने उसे ठीक किया था। तो पहचानने के बाद करण ने वापस से विक्रांत से पूछा, भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि यार बस कुछ नहीं, अपने दोस्त का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट ढूंढने आया था यहाँ पर। अब ये बातचीत कर ही रहते कि इतनी देर में उसके पीछे से एक 50-60 साल की बुजुर्ग महिला और उनके साथ एक और लड़का, वो दोनों भी विक्रांत और करण के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर विक्रांत ने उन्हें नमस्ते किया, और लोगों ने जानते नहीं था बट उसे समझ गया था कि ये करण के साथ ही हैं, तो उसके रिलेटिव होंगी। तो करण ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया और बोला कि ये मेरी ताई जी है और ये उनका बेटा है अर्जुन। अर्जुन ने विक्रांत से हाथ मिलाया और उससे बोला कि आपके बारे में बहुत सुना है। वो इतना ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को बातचीत करते हैं। इतनी देर में करण ने क्या किया, अपनी मदर को कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर विक्रांत को पकड़ा दिया। अब विक्रांत फोन पे बातें कर रहा था। फोन पे बात करते करते ही विक्रांत ने नोटिस किया कि अर्जुन ने जब उससे हाथ मिलाया था उसके बाद से लेकर अब तक अर्जुन ने उसका हाथ पकड़े हुए ही था, वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। विक्रांत ने पोलाइटली अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ को अच्छे से टाइट से पकड़ रखा था। 2-3 बार उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन वो विक्रांत का हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसने बहुत टाइट से उसका हाथ पकड़ लिया था। ये देखकर करण ने झटका देकर अर्जुन के हाथ से विक्रांत का हाथ छुड़ाया और फिर विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते बोलता है, चलो यार कहीं चलकर बैठते हैं। तो विक्रांत बोला, नहीं यार आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, ये सब है, और मेरे साथ मेरा दोस्त वगैरह भी है। लेकिन इतनी देर में जो विक्रांत का दोस्त था वो भी वहां पे आ गया। उसने देखा कि वो किसी से बातचीत कर रहा है, तो आके पहले तो खड़ा रहा। तो विक्रांत ने कहा कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं थोड़ा इनसे बातचीत कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, एक काम कर, तू अपना जो भी है तेरे को जितना टाइम लगता है लगा ले, क्योंकि उसके दोस्त का घर उस मॉल से 2-4 बिल्डिंग छोड़कर ही था।
उसने कहा तो जब फ्री हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुझे आके यहाँ से पिक कर लूंगा। और इतना कहकर विक्रांत का वो दोस्त वहां चला गया। अब विक्रांत, करण, उसकी ताई जी और अर्जुन, ये सब लोग यहाँ पर थे। अच्छा, उधर करण ने जब अपनी मम्मी को फोन मिला दिया तो इनने बात की कि बेटा कैसे हो, यहाँ कैसे आए हो। तो उसने बताया कि भाई मैं ऐसे ही घूम रहा था, दोस्त के लिए गिफ्ट लेने आया था। तो इन लोगों को यहाँ पर देखकर मैं भी एक बार शॉक्ड हो गया। तो उन्होंने बताया कि हाँ, करण भी अपनी ताई के साथ और अपने कजिन ब्रदर के साथ घूमने निकला था। फिर इतना कहने के बाद करण की मदर ने विक्रांत से कहा कि 1 मिनट आप फोन भाभी को दे दो। तो करण की ताई को विक्रांत ने फोन दे दिया। उन्होंने उनसे कहा कि आपको इन्हीं से सारी बातें करनी है, हम आपको इनके बारे में ही बता रहे थे, कुछ भी मत छुपाना, जो भी कुछ हो वो बिल्कुल सच सच बता देना। अब फोन काटने के बाद जो इनकी ताई जी थी उन्होंने कहा कि भाई हमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। उससे उसकी जो मदर थी करण की, उन्होंने उसको आइडिया दे दिया था। तो उसने कहा कि ठीक है आंटी, चलिए कहीं बैठते हैं, बैठकर हम लोग बात करेंगे, या मॉल में खड़े खड़े तो बात नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग इन्फिनिटी मॉल के पास बाहर ही एक कैफे था जो विक्रांत का फेवरेट कैफे था, उसके अंदर जाकर वहां पे बैठ गए। अब वहां पहुंचकर जब ये बैठे तो एक तरफ आंटी यानी ताई जी, इस तरफ विक्रांत। करण विक्रांत के पास आके बैठ गया और अर्जुन उसके सामने वाली जो साइड थी उसके ऊपर जाकर बैठ गया। अब जैसे ही बैठा, मतलब करण आके विक्रांत के पास बैठा, तभी अर्जुन बोलता है तेरे को बड़ी चुल मची है। उसका ये स्टेटमेंट सुनकर विक्रांत को थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे बात कर रहा है। खैर उसने उसको इग्नोर किया और बात की आंटी से कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली से हैं और यहाँ अपने गुरुजी से मिलने आते हैं, कुछ काम की बातें होती है, कुछ और भी चीजें होती है, वो सब हम लोग उनके पास आते हैं, हमारा मार्गदर्शन वो करते हैं। उसके बाद उसकी ताई जी ने उससे कहा कि बेटा मुझे तुमसे ना एक जरूरी बात करनी है, अर्जुन की शादी के बारे में। पता नहीं क्या हो गया इसको, बहुत रिश्ते आते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियों के अच्छे अच्छे घरों से आते हैं, लेकिन वो हर बार मना कर देता है। और एक बार तो उसने एक लड़की को डराकर भगा भी दिया है। बार बार ऐसा होने से नाम भी खराब होता है, रिश्ते देखना फिर मना कर देना, और इससे पूछो तो सिर्फ इतना कहता है कि उसे शादी नहीं करनी है। तो विक्रांत ने कहा तो कोई बात नहीं आंटी, हो सकता है कि अभी शादी नहीं करना चाहता हो या इसका कोई रिलेशनशिप हो। तो बोलते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने इससे पूछ लिया है पर ये शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब इनकी बातचीत चल रही है, तभी अर्जुन उसकी मदर से कहता है मैं इससे शादी कर लूंगा। वो विक्रांत की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि मैं इनसे शादी कर लूंगा, अगर शादी करानी है तो मैं अभी के भी तैयार हूं, कल ही मैं इनसे शादी कर लूंगा और शादी करके हम विक्रांत को दिल्ली ले जाएंगे। उसके बाद सुनकर करण हंसते हुए बोला अरे भाई तू चिल कर, लाइन में हम भी बैठे हैं, अगर ऐसी बात है ना तो तुझसे पहले मेरा नंबर बनता है, क्योंकि इन्होंने तो मुझे इनसाइड आउट देखा हुआ है और वैसे भी मैं अच्छा खासा गुड लुकिंग हूं। करण ने उससे मजाक करते हुए ये बात बदलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को ये मजाक पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में करण को घूरा, टेबल पर जोर से हाथ मारा और उठकर बाहर चला गया। जैसे अर्जुन बाहर गया, करण भी उसके पीछे पीछे उसको संभालने के लिए निकल गया, क्योंकि ताई जी ने उससे कहा कि बेटा जाकर देख बाहर कोई प्रॉब्लम ना। अभी विक्रांत के साथ जो भी कुछ चल रहा था उसको बड़ा वियर्ड लग रहा था, अजीब लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इससे कहीं ज्यादा अजीब था। क्योंकि जब अर्जुन वहां बैठा हुआ था, विक्रांत ने नोटिस किया था कि जो ठंडा पानी का ग्लास होता है ना उसके ऊपर बाहर बूंदे जम जाती है। तो जब वो उठकर वहां से गया तो अर्जुन ने उन बूंदों से उस टेबल के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। विक्रांत ने ध्यान से देखा तो वहां पर हेल्प लिखा हुआ था। होता ना जैसे पानी की बूंदे सूखने के बाद जो हल्का सा निशान रह जाता है और उसकी लिखावट कुछ देर तक दिखती रहती है, उससे वहां पर हेल्प लिखा हुआ था। उसकी बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन विक्रांत ने यह नोटिस जरूर कर लिया था। विक्रांत ने तुरंत आंटी से कहा, यानी ताई जी से उन्हें आंटी बोलेंगे कि आंटी समथिंग इज रॉन्ग विद योर सन। उसके साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है 2 एनर्जीज हैं। विक्रांत की बात सुनकर आंटी ने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि इसी वजह से हम लोग मुंबई आते हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो गुरुजी हैं उनसे हम इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अब गुरुजी भी इस बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। उन्होंने तो बहुत पहले ही मना कर दिया था, ये कहकर कि अगर मर जाए तो मर जाए, अपनी करनी का जिम्मेदार इंसान खुद होता है। लेकिन फिर भी वो लोग हर साल यहाँ आते हैं, क्योंकि कुछ वक्त के लिए यहाँ आने से गुरुजी जो भी करते हैं अर्जुन को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं
जिनका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। उनकी बात सुनकर विक्रांत ने कहा, आंटी अब जो भी बात है, जैसी भी बात है, खुलकर मुझे सारी बातें डिटेल में बताओ। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। अभी तक सब कुछ देखकर विक्रांत को यह फील हो गया था कि कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, बल्कि एनर्जेटिकल इशू है और उसके लिए किसी प्रोफेशनल तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसने इंसिस्ट किया कि एक बार उसे बताया जाए। तो आंटी ने बताया कि वो लोग हर जगह जा चुके हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अब कोई होप नहीं बची है। मतलब विक्रांत ने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, अच्छे तो सब कुछ ट्राई कर लिया है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर विक्रांत ने पूछा कि ये सब कब से हो रहा है। तो आंटी ने बताया कि बेटा करीबन 10 साल से हम लोग ये सब देख रहे हैं। 10 साल पहले यानी 2016 के आसपास जब करण का एक्सीडेंट हुआ था और उसके साथ जुड़े हुए सिलसिले चल रहे थे, उसी दौर में अर्जुन के साथ भी चीजें होना शुरू हो गई थी। मतलब इन दोनों भाइयों के साथ चीजें एक साथ चल रही थी और धीरे धीरे करते करते उसका नेचर पूरी तरह बदल गया था। विक्रांत ने पूछा कि नेचर बदल गया मतलब? तो आंटी ने जवाब दिया कि ये जिसे तुम देख रहे हो ये हमारा बेटा नहीं है। विक्रांत बोला आपका बेटा नहीं है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, 10 साल पहले जब अर्जुन 25-26 साल का था, वो बहुत खुश और बहुत ही मतलब जॉली टाइप का इंसान था। सबके साथ घुल मिलकर रहता था, कजिन्स हो, भाई बहन हो या दोस्त हो, वो हमेशा सबसे जुड़ा हुआ रहता था। इतना कि घर वाले मजाक में ये भी कहते थे कि तू बाथरूम में भी अपने दोस्तों और भाइयों को साथ लेके जाएगा क्या? अगर मूवी देखने जाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो वो अपने साथ अपने 8-10 दोस्त लेकर ही जाता था। लेकिन पिछले 10 साल में उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर इतना बदल गया है कि वो हर चीज अब अकेले करता है। शुरुआत में तो कुछ वक्त तक वो खुद को अपने कमरे में बंद करके रखता था और उसके बाद अचानक से उसने अपनी एक्टिविटीज बदलना शुरू कर दी। पता नहीं उसे क्या जुनून चढ़ा, उसने अपनी बॉडी बनानी शुरू कर दी, बॉडी बिल्डिंग शुरू की, धीरे धीरे अच्छी बॉडी बना ली। वो काम पर जाता रहता, सब कुछ करता, लेकिन उसके बाद उसने अकेले मूवीज देखना शुरू कर दिया, दोस्तों से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। घर वालों ने नोटिस किया कि रात के वक्त वो किसी से बात करता रहता था और बात करते करते ही सो जाता था। उन्हें लगता था कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, फोन पे बात करता होगा। और इसी सोच में एक दिन उन्होंने उससे पूछ लिया कि भाई अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो हमें भी उससे मिलवा दे। तो अपनी मम्मी की बात सुनकर उसने हाँ कर दी कि ठीक है मम्मी, बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से बात करता हूँ और कल ही मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। अगले दिन शाम के वक्त अर्जुन घर पर आया और बोला देखो मम्मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब अर्जुन ने जब ये बोला तो उसकी मम्मी उसकी शक्ल देखती रह गई, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। वो बोली कि विक्रांत वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन अर्जुन उससे बात कर रहा था, वो उसे बैठने के लिए कह रहा था, वो उसे मुझसे और मेरे हस्बैंड यानी अर्जुन अपने मम्मी पापा से उस इनविजिबल गर्लफ्रेंड को मिलवा रहा था। उसे चाय के लिए पूछ रहा था, क्या खाओगी, जैसे सच में वहां पर कोई मौजूद हो। लेकिन हम में से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसका बिहेवियर देखकर हमने अर्जुन को बहुत डांटा, उसको समझाया भी। उसके बाद वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर वो झगड़ा करने लगा। और उसी दिन के बाद हम लोगों को लगा कि अर्जुन को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है। हम उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था। अकेले मूवीज जाना, अकेले शॉपिंग करना, लड़कियों के कपड़े तक खरीद कर ले आना। और इसके साथ एक और चीज शुरू हो गई थी, वो रात के वक्त बड़बड़ाता रहता था और उसके रूम से अजीबो गरीब आवाजें आती थी। उसके कमरे में जाओ तो एक अजीब सी मतलब दुर्गंध सी आती थी, जैसे मिट्टी, गीली मिट्टी मिली हुई, थोड़ा मस्क का सा फ्रेग्रेंस, बड़ा अजीब सी फ्रेग्रेंस उसे आया करती थी। और उसके कमरे से रात को अजीब सी आवाजें आना वो तो रोज की बात हो गई थी। यहाँ अजीब सी आवाजों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जब लोग होता ना, जब दो कोई रूम के अंदर कोई इंटीमेट होता है कोई, तो उस तरह की आवाजें इनके घर में आया करती थी। तो जब घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो अर्जुन को पकड़कर वो जबरदस्ती साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर ने सुना केस और उसको दवाइयां देना शुरू कर दी। और उसी दौरान लॉकडाउन भी लग गया था। अर्जुन दवाइयां लेता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन पूरा पूरा दिन वो सोता रहता था। जाने कैसे तैसे हम लोगों ने 1 साल का वक्त निकाला। लेकिन इसी के साथ साथ एक नया मसला शुरू हो गया। जब वो दवाई लेकर पूरी रात सोता, दूसरे दिन उसके गले, हाथ और पैर पर नाखूनों के निशान मिलते, जैसे किसी ने उसे मारा हो।
नील पड़ गई, नील पड़ जाती है उसके पे से, किसी को डंडे से मारो, किसी चीज से मारो तो नील पड़ जाती है ना, तो ऐसे नील पड़ जाती थी। या फिर डीप कट्स लग जाते थे नाखून के स्किन के ऊपर, जिनसे खून निकलता रहता था। अब वो तो बेचारा दवाई के असर में पूरी रात बेहोश जैसा सोया रहता था, और उसे तो पता नहीं चलता था कि ये सब कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। उन्होंने वापस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को ये बताया, तो उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, इसके हाथ पर कपड़ा बांध दीजिए कीजिए, तो उससे क्या होगा, रात को सकता है ये खुद को ही मारता हो, साइकोलॉजिकल इशू तो उसको है ही, तो उसकी वजह से होते हैं, तो वो भी किया गया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके शरीर पर निशान फिर भी आते रहते थे। ये सब देखकर वो डॉक्टर भी खुद कंफ्यूज हो गया कि चक्कर क्या है। एक दिन जब वो उसे दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने अर्जुन से कुछ कहना चाहा, अर्जुन अचानक से उठा, उसने डॉक्टर को खींच के एक थप्पड़ मारा और सीधा उसका गला पकड़ लिया। अब इस बिहेवियर को देखकर डॉक्टर एक तो हैरान हो गया, गुस्से में आकर उसने बोला, निकल जाओ यहां से, मैं नहीं करूंगा इसका कोई इलाज विलाज, पागल हो चुका है लड़का, इसको मेंटल असाइलम में एडमिट करवाओ, ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। वो फटाफट से वहां से गए। उसके बाद उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी उसी तरह की दवाइयां दे दी। इस तरह 3-4 साल निकल गए, वो डॉक्टर बदलते गए, लेकिन अर्जुन के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये साइकेट्रिक मेडिसिन थी और अर्जुन दवाई लेता, पूरे दिन ड्राउजी सा रहता, सो नींद पूरी नहीं होती थी, काम पर जाता, मतलब काम बेसिकली वर्क फ्रॉम होम ही था, तो काम करता था, लेकिन वही आलसी सा रहता था, काम खत्म करके फिर से दवाई लेता और सो जाता था। अब खरोंच और निशान के साथ साथ उसके साथ एक नया पैटर्न भी शुरू हो गया था। रात के वक्त अचानक वो अपनी माँ के पास आता और कहता, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ। पूछने पर कि क्या हो गया, क्या बात हो गई है, वो कुछ बता ही नहीं पाता था और रोता हुआ वापस अपने कमरे में जाकर सो जाता। और ये अजीबोगरीब सिलसिला रोज चलता था। ऑलमोस्ट हर रात को एकदम से उठकर आ जाता, गेट नॉक करता, मैं बाहर निकलती तो रोता हुआ बोलता कि मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, और उसके बाद कुछ नहीं बोल पाता और वापस से रोता हुआ जाकर अपने कमरे में सो जाता। इतना ही नहीं, हम जिन डॉक्टर के पास जाते थे, अर्जुन का बिहेवियर उन डॉक्टर्स को भी अनकंफर्टेबल करने लगा। जो भी थेरेपिस्ट या डॉक्टर उसके साथ काम करता, वो कुछ ही दिनों में से छोड़ देता। फिर कहीं किसी ने सजेस्ट किया कि ये कुछ ऊपर की चीज है, स्पिरिचुअल मैटर है। अब ये बात करण की मम्मी को पहले से पता थी, क्योंकि उनके बेटे के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था और इसी वजह से उन्होंने विक्रांत के बारे में इनको बताया था। लेकिन किसी ना किसी वजह से इनका मिलना डिले होता गया और इसी बीच वो लोग अपने गुरुजी के पास गए, जिन्होंने पहले करण की मदद की थी। गुरुजी के पास जब ये गए और गुरुजी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, वो चिल्लाते हुए बोले, इसको यहां से निकालो। उन्होंने इसको बहुत गालियां दी और कहा कि ये तो ऐसा शैतान है जो शैतानों को भी खा जाए, बाहर निकालो इसको मेरे आश्रम से। घर वालों की बहुत मिन्नतें और प्रार्थना के बाद वो कहीं जाकर माने। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है उसे निकाला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे शांत कर सकता हूं ताकि चीजें नॉर्मल रहे। बाकी ये जो भोग रहा है वो अपने कर्मों की वजह से ही भोग रहा है। उन्होंने बताया कि हर साल वो लोग अर्जुन को गुरुजी के पास लाते हैं, पूजा करवाते हैं, कुछ टाइम के लिए राहत मिलती है और किसी तरह से उन लोगों की जिंदगी चल रही है। और हाँ, गुरुजी ने यह भी कहा है कि अगर रास्ता मिलना है तो इसी साल मिलेगा, वरना अगले 1-1.5 साल में अपने बच्चे को भूल जाना, बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहना। और इसी स्ट्रेस में मैं फिर से इस बार गुरुजी से मिलने आई थी और भगवान की कृपा से मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। अब ये बातें चल ही रही थी कि तभी करण और अर्जुन वापस आ गए और आकर इस बार अर्जुन सीधा विक्रांत के पास बैठ गया और करण के पास ताई जी के बगल में बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अर्जुन ने अपना हाथ विक्रांत के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से विक्रांत की टी शर्ट खींचने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी बड़े की टी शर्ट खींचता है ना, कुछ कहना चाहता हो उस तरह से। फिर विक्रांत जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, तो क्या सोचा, आ रहे हो ना हमारे साथ दिल्ली? विक्रांत ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसे सिचुएशन में आमतौर पर लोग डर जाते हैं, लेकिन विक्रांत को डर नहीं लगा, क्योंकि उसके पास इससे भी ज्यादा साइको लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, उसके इस हरकत से विक्रांत के सारे सेंसेस और ज्यादा एक्टिव और ओपन हो गए थे और वो उसके बिहेवियर की हर एक छोटी छोटी चीज को नोटिस कर रहा था। उसे साफ साफ फील हो चुका था कि अर्जुन के अंदर कुछ और भी है जो नॉर्मल नहीं है। जब आंटी सब कुछ बता रही थी, उसी मोमेंट मतलब उसके बाद ही विक्रांत ने
अपना जो गार्ड और जो प्रोटेक्शन की शील्ड होती है वो पहले से ही तैयार कर ली थी। तो यहाँ शील्ड से मैं आपको बताता हूँ मतलब कि जो मंत्र जो उसने बचपन से सीखे हुए हैं, ऑल्दो वो साइंस और इनमें पूरा काम उसी से करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल भी हैं और वो होना ज़रूरी भी है। तो उन मंत्रों से उन्होंने एक शील्ड अपनी तैयार कर ली थी। फिर उसके थोड़ी देर के बाद अर्जुन ने बोला कि अब चलो यहाँ से, कभी और कर लेना आप लोग को जो भी बातचीत करनी है। एकदम से उसका मूड फ्लिप हो गया। तो करण ने बोला कि हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन एक बार इनसे बात तो कर लो कि मतलब कुछ इनसे आपको डिस्कशन करना हो, परमिशन लेनी हो। तो आंटी ने कहा कि अगर विक्रांत तुम थोड़ा टाइम दे सको हमें तो बेटा बहुत अच्छा होगा। तो विक्रांत ने कहा कि हाँ आंटी ठीक है, आज तो मुझे कहीं जाना है, 1-2 दिन में हम इसको डिसाइड करते हैं। अब इतने में क्या हुआ, इनके उन गुरुजी का कॉल आ गया उनके पास। जैसे गुरुजी का कॉल आया तो उनकी जो ताई जी थी उन्होंने बात करके गुरुजी को बताया कि ऐसे हम विक्रांत के साथ बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी बात करो। तो उन्होंने विक्रांत को फ़ोन दे दिया। विक्रांत ने फ़ोन लेकर गुरुजी से नमस्कार वगैरह किया, बातचीत की। फिर गुरुजी ने कहा कि काम करो, सिर्फ तुम दोनों ही रहो और फ़ोन को स्पीकर पे रख दो। जैसे उन्होंने कहा तो करण जो था विक्रांत के सामने बैठा हुआ था। तो उसने बात करते करते ही ऐसा अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन का ध्यान कहीं और था। तो उसने करण को इशारा किया कि इसको उठा के बाहर ले जा। तो जैसे उसने इशारा किया, करण उसकी बात समझ गया। तो वो कोई बहाना बनाकर अर्जुन को वहां से बाहर ले गया। अब इसके बाद विक्रांत ने फोन स्पीकर पे रख के गुरुजी से बात करना शुरू किया। तो गुरुजी की बातें जो थी वो काफी हैरान करने वाली थी। उन्होंने इनकी ताई से कहा कि मैं विक्रांत को जानता हूं, क्योंकि करण की जिस तरह से मदद की थी वो इसी ने की थी, तो मैं इसके बारे में सुन चुका हूं। इसके बाद उन्होंने विक्रांत से कहा कि बेटा कल के दिन, उन्होंने एक पर्टिकुलर समय बताया कि कल इसी दिन तुमको काम करना होगा और उस समय पर मैं खुद यहां से प्रयास शुरू कर दूंगा। तो विक्रांत ने कहा कि नहीं गुरुजी, कल तो मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो थेरेपी का है वो शेड्यूल्ड होता है पूरा, तो कल तो मेरे पहले से ही सारे स्लॉट्स बुक हैं, तो मैं उनको छोड़कर ये काम नहीं कर सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब हैंडल हो जाएगा। विक्रांत बोला हैंडल कैसे हो जाएगा गुरुजी? ये बात हुई थी कि इसी बीच विक्रांत का वो दोस्त जिसके साथ वो शॉपिंग करने आया था और जिसके साथ उसको बर्थडे पार्टी में जाना था, वो कैफे में पहुंचता है। उसने भी फोन पर सारी बातचीत सुन ली थी। उसने खुद गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, ये कल का सेशन इनका ले लेगा। तो विक्रांत ने मना किया कि नहीं यार ऐसे नहीं होता, पहले से बुकिंग है। एक्चुअली जो बुकिंग थी वो इसी दोस्त की कोई मौसी या कोई वो थी बुआ जो लंदन से आई थी, और उन्होंने मॉर्निंग स्लॉट बुक किया हुआ था विक्रांत के साथ। तो उसके दोस्त ने विक्रांत से कहा कि भाई तू लोड मत ले, आज रात को वैसे भी घर पे पार्टी होने वाली है, और जो लंदन वाली आंटी है उनको भी जेट लैग है, तो उनकी मीटिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है, और अभी वैसे वो रुकने वाली है, तो 1-2 दिन के बाद हम तेरा स्लॉट ले लेंगे। अब उसकी बात सुनकर विक्रांत और उस पर पड़ गया। अब उसके पास इनको हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब ये थेरेपी सेशन की बातें खत्म होने के बाद विक्रांत ने उन आंटी से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। इतने में ही अर्जुन और करण वापस आ गए। दोनों खुश थे, सारी बातें फिक्स हो गई थी और अब सब लोग वहां से निकलने वाले थे। लेकिन निकलने से पहले न जाने क्यों विक्रांत ने पलटकर अर्जुन की आंखों में देखा और कहा आई सी यू, मैंने तुम्हें देख लिया है। और ये कहते ही अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज एकदम से शांत हो गई। अभी वो जितना हड़बड़ाया, जिस तरह से बिहेव कर रहा था, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। खैर सब लोग एक दूसरे से बातचीत करके टाटा बाय बाय करके अपने अपने रास्ते चले गए। वहां से निकलने के बाद भी विक्रांत के दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी कि ये जो केस है ये एनर्जी बेस्ड है, और मैं तो हीलिंग वगैरह करता हूँ, लेकिन प्रॉपर जो तंत्र होता है, जो असली तांत्रिक या पंडित करते हैं, वो मेरा फील्ड नहीं है। कैसे मैं इसको हैंडल करूंगा? फिर उसने ये डिसाइड किया कि ठीक है, जो मुझे अच्छे से आता है मैं वही करूंगा, कल की कल देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो उसके दिमाग में बातचीत घूम रही थी वो ये थी कि आखिर जो जो टेबल के ऊपर हेल्प लिखा हुआ था और अर्जुन ने जिस तरह से उसके टी शर्ट को खींचा था, उससे उसको लग रहा था कि कोई और है अर्जुन के अंदर जो मदद मांग रहा है, जो उससे कुछ बोलना चाह रहा है। सुबह करण के घर जाने का टाइम हो गया। अपने घर से करण के घर तक पहुंचने तक पूरे टाइम विक्रांत अपनी तैयारी कर रहा था, मंत्रों का जाप कर रहा था, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी शील्ड, सब कुछ तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगेगी। करीबन 11:30 बजे के आसपास विक्रांत करण के घर पहुंचा। घर का माहौल बड़ा ही अजीब था, सब लोग चुपचाप बैठे थे। जब विक्रांत वहां पहुंचा तो करण की मदर बहुत खुश हुई, उन्होंने उसे गले लगाया, खाने पीने को कहा, लेकिन विक्रांत ने मना कर दिया, क्योंकि पहला नियम यही है कि जहां पर एनर्जी अटैक हो रहा हो वहां
खाया पिया नहीं जाता है। वहां पर विक्रांत की नजर करण पर गई। बहुत अजीब था। करण के मुंह के एक हिस्से पर काला निशान था और गले पर उंगलियों के निशान थे। विक्रांत ने आंखों से इशारा कर देखकर कि क्या हो गया। करण ने भी अर्जुन की तरफ गुस्से में इशारा किया, फिर गुस्से से मुंह घुमाकर सिर्फ इतना ही कहा, छोड़ो यार, कुछ नहीं। विक्रांत ने करण से अकेले में बात करना चाही, लेकिन तभी वहां पर उनकी ताई जी भी आ गई। उन्होंने बताया कि पिछली रात अर्जुन ने करण का गला दबा दिया था। उसकी छाती पर बैठ गया और उसका गला दबाने लगा। उसका कारण यह था कि करण ने कल तुमसे ये कहा था कि तुम उसे इनसाइड आउट जानते हो। कहने का मतलब ये था कि विक्रांत ने उसको उन हालातों में देखा है, आपको याद होगा उस स्टोरी के अंदर वो बिल्कुल अपने कपड़े उतार दिए उसने विक्रांत के सामने। तो इस बात पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया था। रात को उसने करण का गला दबा दिया और धमकी दी कि दोबारा विक्रांत के नजदीक भी गया तो जिंदा नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों के अंदर हाथापाई भी हुई थी और उसी की वजह से करण के ये चोट भी लग गई है। और अर्जुन रात भर घर छोड़कर जाने की जिद कर रहा था। बहुत मुश्किल से उसे शांत करके सिर्फ आज के लिए रोका गया है, वरना वो तो जाने को तैयार भी नहीं था। बट पता नहीं जैसे तैसे वो आज रुकने के लिए मान गया है। इसी बातचीत के दौरान अर्जुन भी वहां पर आ गया और बोला, ओ विक्रांत, आ गए तुम, बोलो कहाँ जाना है, कॉफी पीने चले? तो विक्रांत ने कहा, अरे नहीं यार, कॉफी क्या, बाहर क्यों जाएंगे, कल ही तो बाहर पी थी, आज तो कॉफी घर में ही पीते हैं। मैं इन सबसे इतने दिनों बाद मिलने आया हूँ, तो जो भी करना है घर का खाएंगे, घर का पिएंगे, सब यहीं पर चिल करेंगे। तो विक्रांत ने ऐसे ही शो किया कि जैसे वो बहुत कैजुअली मिलने आया हो। तभी गुरुजी का कॉल आ गया और उन आंटी ने विक्रांत को अंदर बुलाया। गुरुजी ने कहा कि तुम अब शुरू कर दो। मैंने अर्जुन के फादर को भी दिल्ली में कुछ चीजें करने को कहा है, वो वहां पे काम करेंगे, तुम तुम्हारा काम शुरू करो और यहां से मैं अपना काम शुरू करता हूं। तो गुरुजी ने विक्रांत से पूछा कि भाई तुम्हारे इष्ट देव कौन है, किस परंपरा से है? तो विक्रांत ने मना किया कि माफ कीजिए गुरुजी, मैं अपने आराध्य के बारे में तो नहीं बता सकता हूं। गुरुजी ने उसकी बात समझते कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अर्जुन तुम्हारे सामने है, तुमसे बात कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है, इसका मतलब जो एंटिटी है वो अभी तक तुम में इंटरेस्टेड है, इसीलिए अर्जुन तुमको अभी तक एंटरटेन कर रहा है, वरना वो तुम्हें कभी का भगा चुका होता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हें उसकी कोई दुखती रग पकड़नी होगी और वहीं से चीजें हिलना शुरू होगी, वरना अगर उस एंटिटी को भनक लग गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। गुरु से बातचीत करके ये लोग वापस आके बैठ गए। अब थेरेपी का सेशन भी शुरू होने वाला था और उधर गुरुजी की पूजा भी शुरू होने वाली थी। तो बैठते ही जिनकी ताई जी थी, उन्होंने अर्जुन के सामने विक्रांत से कहा, बेटा तुम इसको समझा दो ना, शादी क्यों नहीं करनी है इसे। अपनी मम्मी की बात सुनते अर्जुन तुनक कर बोला, अरे कैसी बात कर रही हो आप, मैंने कहा तो था मैं विक्रांत से ही शादी करूंगा, कल ही तो बताया था मैंने आपको। अब विक्रांत उसकी बात सुनकर फिर से बोल गया। फिर विक्रांत ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं, शादी तो कर लेंगे, लेकिन पहले एक दूसरे को जान तो ले। आओ चलो हम दोनों अंदर चलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। भाई मैं तो तुम्हें जानते हूं, तुम भी मेरे बारे में क्या ही जानते हो। तो उसकी बात सुनकर अर्जुन अंदर जाकर बात करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर विक्रांत ने एक शर्त रख दी कि मेरे साथ करण भी आएगा। तो अर्जुन ने बोला, क्यों, इसकी क्या जरूरत है, शादी तो हम दोनों को करनी है, जानना हम दोनों को एक दूसरे को, इसको अंदर क्यों आना है? तो उसने कहा विक्रांत कि नहीं देखो, ये घर किसका है? उसने बोला करण का। तो फिर पहला उसका बनता है, तो मैं जो भी तुमसे बात करूंगा वो करण के सामने ही करूंगा। थोड़े उसने आर्ग्यू किया और उसके बाद अर्जुन मान गया कि ठीक है। तो ये तीनों अंदर गए। करण भी इसलिए साथ में गया क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फैमिली के एक मेंबर का साथ होना जरूरी होता है। और दूसरी बात, जो अर्जुन था उसकी भी बिल्ट अच्छी खासी थी, अगर वो एग्रेसिव हो जाता तो विक्रांत पे हमला भी कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो करण उसको कंट्रोल भी कर सकता था आसानी से। अब ये अंदर पहुंच गए कमरे में। विक्रांत के सामने अर्जुन बैठा और विक्रांत ने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? तो अर्जुन ने कहा, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करनी है, मैं बोल तो रहा हूं मुझे तो तुमसे शादी करनी है। उसकी बात सुनकर विक्रांत थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, अच्छा तो तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो। तो अर्जुन ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मैंने आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, मैं खुद भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन तुम पहले लड़के हो जिसको मैं देखते ही ये बोल रहा हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर
विक्रांत ने कहा कि अच्छा ठीक है, चीज़ें होती हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को समझो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो पहले मुझे आंटी को दिखाने के लिए कि भई तुम ठीक हो, तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे चक्रास की हीलिंग करनी होगी। तो मैं उनको दिखाऊँगा, तो क्या तुम मुझे अपनी चक्रा हीलिंग की परमिशन देते हो? एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हीलर के लिए, कि क्लाइंट की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। क्लाइंट से पूछे बिना अगर वो कोशिश करेंगे तो उसके मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो अर्जुन ने उसको परमिशन दे दी। अब विक्रांत ने अपना प्रोसेस शुरू किया, उससे बातचीत करता रहा और बातचीत करते-करते विक्रांत ने सेंस किया कि अर्जुन के साथ एक डेड एनर्जी भी है, यानी कि एक आत्मा। और जैसे ही वो उस चक्र को एक्सेस करने लगा, अर्जुन ने तुरंत उसके सीधे मुंह पर मना कर दिया, नहीं, वहां मत जाओ। उसकी टोन में एक अलग इंटेंसिटी थी। तो विक्रांत ने पूछा, तो फिर कहाँ जाऊं? एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, राइट? तो अर्जुन ने कहा हाँ। तो विक्रांत ने कहा कि मुझे तुम्हारे जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, तुम्हारा जो पास्ट, उसके बारे में तो जानना होगा ना। अच्छा चलो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हो? तो अर्जुन ने कहा हाँ, बहुत पहले। लेकिन तो वो तो बचपने की बात थी, वो तो जा चुकी है, तुम्हें उससे क्या मतलब है? अर्जुन की बात सुनकर विक्रांत बोला कि ऐसे नहीं चलता। अगर तुम मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, सपोज कल उठ के मैं किसी और के साथ हूं, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो एकदम चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद विक्रांत ने फिर उसे और झिझोड़ते हुए बोला, अच्छा एक काम करो, तुम मुझसे शादी तो कर लो, लेकिन देखो करण भी तो लाइन में बैठा है और उसका तो मुझ पर पहला हक बनता है, और मुझे तो दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएंगे। तुम भी हो, ये भी है, मेरे तो करण अर्जुन दोनों हो जाएंगे, चांदी चांदी हो जाएगी। अब ये बात सुनकर अर्जुन में कुछ ट्रिगर हुआ। इस बार अर्जुन ने अपनी आंख उठाकर विक्रांत की तरफ देखा और उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थी, और उसकी आंखों के ये जो काले मोती हैं, प्यूपिल्स, वो एकदम से गायब हो गए। और फिर उसने बोला, अब तू भी मुझे चीट करेगा? तो जैसे उसने बोला, विक्रांत ने फटाक से जवाब उससे पूछा, तू भी मुझे चीट करेगा? मतलब तुम्हें और किसने चीट किया है? और तब जाकर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि आज से करीबन 10 साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की थी। वो दोनों कॉलेज में साथ थे और फिर दोनों ने साथ में ही ऑफिस ज्वाइन किया था। अर्जुन उसे बहुत प्यार करता था। उस लड़की का नाम सपना था। वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसके अलावा किसी और के बारे में सोचता तक नहीं था। जब ये लोग ऑफिस जाने लगे, तो ऑफिस जाने के कुछ टाइम के बाद सपना का अफेयर उनके बॉस के साथ में ही शुरू हो गया। और फिर एक दिन जब उसने उसको पकड़ लिया, तो सपना ने सबके सामने अर्जुन की बहुत बेइज्जती की। जब अर्जुन ने उससे कहा कि वो तो उसे शादी करना चाहता था वगैरह वगैरह, तो उसने अर्जुन का बहुत मजाक उड़ाया, उसके लुक्स का मजाक उड़ाया, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन का मजाक उड़ाया। हर तरीके से उसने उसको बहुत बुरी तरह से जलील किया, और उसके बाद उसने अर्जुन से ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप होने के बाद अर्जुन इमोशनली बहुत ज्यादा टूट गया। वो इन चीजों को झेल नहीं पाया और उसे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मतलब मैं मर भी नहीं सकता हूं और मैं जी भी नहीं पा रहा हूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी तक जो भी कुछ अर्जुन बोल रहा था, वो आंखें खोल के बोल रहा था। विक्रांत ने उसे कहा कि तू ये जो सारी चीजें बोल रहा है, तो आंखें बंद कर कर बोल, क्योंकि तुझे तकलीफ हो रही है। तो एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर और फिर सारी बातें बोल। विक्रांत ने जानबूझ करके उससे उसकी आंखें बंद करने को कहा, क्योंकि जब कोई इंसान अपने पास्ट के बारे में इस तरह से बोल रहा होता है, तो आंख बंद करने से वो पास्ट मेमोरी में जाना शुरू कर देता है, और इस तरह से आप उस इंसान को आसानी से ट्रांस में ले जा सकते हो। तो जैसे ही अर्जुन ने आंखें बंद करके बोलना शुरू किया, विक्रांत उसके पास गया। करण वहीं पर बैठा विक्रांत को इशारा कर रहा था कि ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है। तो विक्रांत उससे कहा, रिलैक्स, तुम चिंता मत करो, आई नो मैं क्या करने वाला हूं। वो अर्जुन के पास गया, उसने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, अब बताओ क्या हुआ? तो उसने बोला कि मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो रही थी, मेरे को लग रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन वो हमें हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर मरने की या कुछ करने की। तो मैं पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात रोते रहता था, पता नहीं क्या करता था क्या नहीं करता था। अब जब देखो किसी का ब्रेकअप होता है, तो सबसे पहली चीज जो आदमी करता है वो तो वो सैड सॉन्ग सुनता है। तो ऐसे ही अर्जुन भी दिन रात सैड सॉन्ग सुना करता था। और एक दिन
यूट्यूब पर सैड सॉन्ग सुनते सुनते उसकी जो स्क्रॉलिंग लिस्ट थी उसके अंदर उसके सामने एक वीडियो आया कि काला जादू कैसे काम करता है, तंत्र मंत्र के थ्रू कैसे आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो, अपने पास बुला सकते हो, या फिर आप किसी सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट कर सकते हो। अब जब वो उसके सामने आया तो अर्जुन के दिमाग में कुछ क्लिक किया। उसने उस टॉपिक के बारे में और रिसर्च करना शुरू किया। उस टाइम पर, ये बात है 2016-17 के आसपास की, उस टाइम पर ऐसे बहुत सारी बुक्स मिलती थी, आज भी मिलती है कई जगह पर, उस टाइम ज़्यादा मिला करती थी, जिनमें तंत्र मंत्र पर सब कुछ लिखा हुआ था, बाकायदा कुछ मंत्र लिखे हुए थे, सिद्धि साधना वगैरह लिखी हुई थी, कैसे होती है कैसे नहीं होती है। लेकिन जैसा आपने हमेशा देखा है, जब बिना गुरु के कोई इंसान साधना करता है, तंत्र मंत्र करता है, तो वो काम नहीं करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि किताबों वीडियोस को पढ़कर या किसी के कहने मात्र से आप साधना ना करें, क्योंकि वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। खैर, अर्जुन भी एक ऐसी किताब खरीद कर ले आया और उसने ट्राई किया कि कुछ हो जाए। अब कुछ हो जाए का मतलब यहाँ पर क्या है? कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से वो अकेला ना रहे। उसे अकेलेपन उसका जो था वो खा रहा था। उसने कुछ भी सपना के ऊपर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका एक मकसद था कि मैं अकेला ना रहूं, पहली बात। दूसरा, जब एक इंसान किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट टूट जाता है तो दोबारा किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो अब वो किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। वो अब एक ऐसी चीज करना चाहता जहां पर कोई अच्छी लड़की उसके पास अट्रैक्ट होकर आए और उसकी लाइफ सुधर जाए। तो उसने क्या किया? वो बुक लेकर आया, उसने अपने हिसाब से सारी चीजें की और वहां पर एक पुराना वैदिक रास्ता था स्पिरिट को बुलाने का। अब उसने वो चीज की, वो ट्रिक उसने अपनाई, उसने उस चीज का आह्वान किया और शायद वो जो तरीका था वो बहुत सिंपल भी था, तो उसने वो पूरा प्रोसेस किया। अब क्या होता है ना, तंत्र में ना एक भी चीज इधर से उधर हो गई तो इंसान का क्या हो जाता है, गेम हो जाता है। जैसे आपने देखा है कि पुराने जमाने में जब लोग तपस्या करते थे, भगवान आते थे तो उनसे वरदान मांगते थे, है ना, वरदान। जैसे एक आपने जोक भी सुना होगा कि आदमी के सामने भगवान उपस्थित, उसने बोला कि भगवान मेरे सिर्फ चारों तरफ गाड़ियां गाड़ियां हूं, तो उन्होंने उसको बोला तथास्तु, और फिर वो, है ना, समझ गए आप, वहाँ चौराहे पे जो इंस्पेक्टर खड़ा होता है ना, ट्रैफिक वाला, वो बन गया। तो बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या मांग रहे हो। तो ऐसे ही गलती कुछ अर्जुन के साथ हुई। जब उसने साधना की और साधना उसकी खत्म हुई तो उसने कहा कि मुझे प्यार करने वाला जो मेरा है, जैसा मैं हूं वैसा ही वो आ जाए। अब उसने कैसे किया कैसे नहीं किया, लेकिन इससे क्या हुआ, उसके पास कोई शक्ति आई। उसने साधना अपने कमरे में की थी और जब साधना खत्म हुई, बोला उसने, उसके बाद उसकी आंख लग गई और उसके बाद वो अगले दिन उठा सीधा ही। जब वो उठा तो उसने देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ था, उसका सारा सामान नीचे बिखरा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो नीचे साधना करा था, वहां से उठकर वो बेड पर कब गया उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर उसने देखा कि चलो ठीक है, पता नहीं जो भी होगा। तो सारी चीजें समेटी, ऑफिस के लिए तैयार होने लगा और सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तो अब जिस कंपनी में वो काम करता था वहां पर कैब घर पे पिकअप करने आती थी। तो जब कैब उसकी आई तो उसने देखा उस कैब के अंदर एक लड़की पहले से बैठी हुई थी। उसने देखा, फिर ध्यान नहीं दिया, वो जाकर साथ में उस लड़की की सीट पर बैठ गया। फिर वो ऑफिस पहुंचे तो वो कैब से साथ उतर, उसने देखा वो लड़की उसके साथ साथ लिफ्ट में गई है, उसके साथ साथ उसकी ऑफिस फ्लोर पर गई है और ऑफिस में भी वो उसके बाजू वाली सीट पर बैठी हुई है। तो वो उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ देखा उसने एक दो बार कि हाँ ठीक है, वो लड़की, कोई नई लड़की आई होगी, उसे क्या मतलब है, सीट चेंज हुई होगी। वैसे भी उसका हार्ट ब्रेक हुआ था, तो वो वैसे भी उतने होश में नहीं था। लेकिन हाँ, ये वो नोटिस कर रहा था कि वो जहां जहां जा रहा है, वो कॉफी पीने जा रहा है तो वहां पहुंच गई है, पानी लेने जा रहा है तो वहां पहुंच गई, किसी दोस्त के पास जा रहा है तो वहां उसके पीछे खड़ी हुई है। जहां जहां वो ऑफिस में जा रहा था वहां वहां पर वो लड़की आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब वो वॉशरूम गया। वो जैसे ही वॉशरूम गया तो उसने देखा कि जेंट्स टॉयलेट के अंदर भी वो लड़की आ गई है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो गया और बोला कि अरे मैडम, ये क्या है, ये जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज टॉयलेट उधर है, आप यहाँ पर क्यों आई हो। उसके बाद सुनकर वो लड़की जाने की जगह वहीं पर खड़ी रही और उसको देखकर मुस्कुराती रही। उसका दिमाग खराब हो गया, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। फिर वहां से बाहर आ गया। जैसे वो बाहर आया, उसके पीछे लड़की बाहर आ गई और इस बार वो उस लड़की ऊपर भड़क गया। ओ मैडम, समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या कर रही हो आप, ये सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रही हो, चक्कर क्या है, चाहती क्या हो, और मेरे पीछे तो तुम जेंट्स टॉयलेट के अंदर भी घुस गए, तुम्हारा दिमाग खराब है। और जब वो चिल्लाने लगा ऑफिस के अंदर तो वहां जितने भी लोग काम कर रहे थे उसको देखने लग गए। वो आके उससे बोलते, क्या हुआ भाई,
क्या कर रहा है तू, ये किसके ऊपर चिल्ला रहा है? तो पलट कर बोलता है उस लड़की की तरफ देखते, ये लड़की है ना, ये सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है और कुछ नहीं तो बता, मेरे पीछे पीछे जेंट्स टॉयलेट के अंदर घुस गई। तो उसको देखकर से बड़ी अजीब सी नजरों से देखते हैं और बोलते हैं, कौन लड़की, कहाँ है लड़की, किससे बात कर रहा है तू? उसने दोबारा घूम के देखा, लड़की वहां पर नहीं थी। बोले भाई तू पागल हो गया है क्या, अपने आप से बड़बड़ा रहा है। और उनको देखा, चलो लड़की को दोबारा देखा, वहां पे कोई भी नहीं था, वो घबरा गया। उसने बोला यार क्या चक्कर है, उसका दिमाग घूम गया। उसने हाथों हाथ उसी टाइम वो ऑफिस से बाहर निकला। अभी वो लड़की वहां पर नहीं थी। वो लिफ्ट से उतर के नीचे पहुंचा बाहर और बाहर देखा तो लड़की वहां पर खड़ी थी। उस लड़की को देखते उसने अपना रास्ता बदल लिया, दूसरे रास्ते से गया तो वहां पर भी लड़की खड़ी थी। थोड़ी देर में उसने नोटिस करना शुरू किया कि वो जहां जहां जा रहा है वहां वहां उसे वो लड़की दिखाई दे रही है। अब जब बार बार ऐसा हुआ, वो उसने उस लड़की से बात की, उससे पूछा कि कौन हो तुम सुबह से मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्या हो, हर जगह कैसे दिखाई दे रही हो? तो उस लड़की ने उसे बताया कि तुमने तो मुझे बुलाया है। तो उसने उसको याद दिलाया है कि तुमने से तंत्र विद्या की थी और उससे तुमने ये कहा था कि मेरे पास कोई आ जाए। अब जब इनके बीच में ये बातचीत हुई तो अर्जुन को समझ में आया कि ओके, मेरी साधना सफल हो गई है। मैं जो चाह रहा था कि मुझसे प्यार करने को एक लड़की आ जाए, वो आ गई है। अब उसने उससे बातचीत की, उससे जाना पहचाना, पूछा कौन थी कौन नहीं थी। तो उससे उसे समझ में आ गया कि भैया ये लड़की नहीं है, ये एक आत्मा है और अब ये मेरे साथ रहेगी। तो वो अब उससे बातचीत करने लगा। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। अब वो हर टाइम उसको दिखती तो थी, तो ये उसके साथ में ही रहने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब उसने अपनी नौकरी वोकरी सब चिंता छोड़ दी थी और रात रात भर वो उस लड़की से बातें करता रहता था। इसीलिए जब विक्रांत को उसकी मदर ने बताया था कि पहले पूरे पूरे टाइम बंद रहता था अपने कमरे के अंदर और फिर अचानक से रात को इसने किसी से बातें करना शुरू कर दिया था। फिर जब इनकी और बातचीत हुई तो लड़की ने इसको समझाया होगा, इसको बोला होगा, तब इसके ऊपर भूत सवार हो गया बॉडी बनाने का कि उसको गुड लुकिंग दिखना है, तो इसलिए उसने जिम शुरू कर दिया था। लेकिन वो जो लड़की की आत्मा आई थी, उसका आने का पर्पस क्या था कि इसने तंत्र विद्या के थ्रू उसको बुलाया था, तो इसको कोई काम होगा वो काम करेगी, अपना भोग लेगी और वो चली जाएगी। तो लड़की से बार बार कहती थी कि भाई तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम बताओ मुझे कि तुम्हें ये चाहिए और फिर उसके बाद मुझे जाने दो। तो अर्जुन बोलता था कि नहीं नहीं नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तो तुम मेरी हो। तुम बोले ना मुझे क्या काम है, मुझे ये काम है। तुम मेरी हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अब मेरे साथ रहना है। तुम मुझे पसंद हो और अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। अर्जुन ने उसको अपनी रियल गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। वो उसके लिए शॉपिंग करता था, मूवीज देखने साथ में जाया करते थे और अर्जुन अपनी दुनिया में मस्त होने लगा। घर परिवार दोस्त भाई बहन सबको उसने छोड़ दिया था। अर्जुन ने जो किताब पढ़ी थी उसमें जो मंत्र था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उसको स्पिरिट को बांध के रखने के लिए, रोक के रखने के लिए उसे एक मंत्र का जाप करना था। तो हर दिन वो उस मंत्र को जाप किया करता था। अब उसी मंत्र के जाप की वजह से वो आत्मा उससे बंधी हुई थी और वो जो आत्मा थी वो तड़पती थी, रोती थी, बिलखती थी और उससे यही कहती थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो और इसके बाद तुम ये विधि कर दो, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन अर्जुन बोलता कि नहीं 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 नहीं, अब तो तू मेरी है, हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब आप इमेजिन कर रहे हो, आत्मा इंसान से बोल रही है कि भाई मुझे जाने दे। अभी तक तो क्या होता है, एक आत्मा इंसान के शरीर में आती है, बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यह उल्टा है, आदमी बोल रहा है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब भाई साहब आत्मा भी हैरान परेशान हो गई। अब जब उसने प्रेम से समझा लिया तो भैया आत्मा तो आत्मा है, उसे तो मुक्ति चाहिए, इस कैद से उसे मुक्ति चाहिए। उसने उसको जबरदस्ती बुला के इस तरह से बांध तो लिया था लेकिन उसको जाना था। तो उसने क्या किया, इसको परेशान करना शुरू किया ताकि घबराकर कुछ होकर ये उसे मुक्त कर दे। इसीलिए जब वो रात को सोता था तो इसको खरोचना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और इसी वजह से जब वो सोकर उठता था तो उसके शरीर के ऊपर खरोचों के निशान होते थे, नीलें पड़ी हुई होती थी। लेकिन फिर भी अर्जुन उसको छोड़ने को तैयार नहीं था, वो ये सब कुछ सहने को तैयार था। और जब उसकी मदर ने देखा कि उसके साथ ये हो गया है तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई। साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई तो साइकेट्रिस्ट ने उसको दवाइयां दी, वो पिल्स दी जो कि सिडेटिव्स होते हैं और उसकी वजह से क्या होता था, अर्जुन को नींद आती थी। अब वो तो सो गया, फिजिकल शरीर तो उसका सो गया लेकिन वो आत्मा उसके अंदर कैद है। अब वो क्या करे क्या करे, इसीलिए
आपको याद होगा कि अर्जुन की मदर ने विक्रांत को बताया था कि वो रात को उठकर उसके कमरे को आके नॉक करता था और रोने लग जाता था। तो वो अर्जुन नहीं आता था, उसके अंदर ये जो आत्मा कैद थी, वो उठती थी, ये उसकी माँ के पास जाती थी और उनको जाकर बोलती थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से फ्री करो। और इसीलिए जब विक्रांत अर्जुन से मिला था पहली बार कैफे में, तो जो टेबल के ऊपर पानी की बूंदों से हेल्प लिखा था, या विक्रांत की उसने वो टी-शर्ट खींची थी, इसका मतलब वो आत्मा अर्जुन के थ्रू विक्रांत से बोल रही थी। और इसीलिए जब विक्रांत ने जाते जाते उसकी आंखों में देखकर बोला था, आई सी यू, मैंने तुम्हें देख लिया है, तब अर्जुन बिल्कुल शांत हो गया था। उधर पहले जब उस आत्मा ने अर्जुन को तकलीफ देना शुरू किया था, निशान होते थे, रात को उसकी मदर के पास जाती थी, तो वो इसलिए करती थी कि उसके घर वाले घबरा जाएं और घबराकर वो उसे किसी तांत्रिक के पास लेके जाएं और वो तांत्रिक इनकी मदद करे और उस आत्मा को आजाद कर दे। लेकिन वो नहीं हो ही नहीं पाता था, क्योंकि घर वाले पहले उसे लेकर गए साइकेट्रिस्ट के पास, एक साइकेट्रिस्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो सब सिर्फ इसको सेडेटिव्स दे देते थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ सोता रहता था। फिर जब ये उसको इनके गुरुजी के पास लेकर गए, तो गुरुजी ने जब देखा सब कुछ, तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये तो शैतान का शैतान है, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि जो भी कुछ किया है वो इसने किया है, जिसकी वजह से वो आत्मा इससे बंध गई है, कैद हो गई और वो परेशान है। और जब तक ये उसे अपने अंदर जाने के लिए नहीं कहता है, उस आत्मा को आजाद नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि अर्जुन की इच्छा नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इसको अपने कर्मों की सजा भुगतने दो। अब ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी उसकी मदद नहीं कर सकते थे, उस आत्मा को उसके शरीर से आजाद नहीं कर सकते थे। उनके पास बहुत शक्ति और बहुत नॉलेज है, वो चाहते तो उस आत्मा को चुटकी बजा कर रिलीज कर सकते थे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी, क्योंकि जो अर्जुन था होस्ट, वो इसको जाने नहीं देना चाहता था। अगर वो जबरदस्ती उस आत्मा को रिलीज करवाते तो उसके साथ साथ अर्जुन की भी जान चली जाती। क्योंकि देखो होता क्या है, इन जनरल हमने आज से पहले की जो भी स्टोरी सुनी है उसमें एक आत्मा आकर एक शरीर के अंदर घुस जाती है, होस्ट के अंदर। वो अपनी मर्जी से उसे नहीं बुलाता, वो उसको पकड़ लेती है। तो वो आदमी खुद चाहता है कि मुझसे दूर जाए, रिलीज हो जाए। लेकिन यहां उल्टा है, इस होस्ट ने उसको बुलाया और बुलाकर वो कह रहा है कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जबरदस्ती उससे उस आत्मा को रिलीज करवाना इसकी जान के लिए भी खतरा था। तो गुरुजी वो भी नहीं कर सकते थे। तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जब तक अर्जुन नहीं चाहेगा, उसकी बॉडी से उसको रिलीज नहीं करवाया जा सकता। और इसी बात पर वो गुरुजी बहुत भड़क गए थे। लेकिन फिर भी परिवार की मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको सिर्फ शांत कर सकता हूं, इसको मंद बुद्धि कर सकता हूं, जिसकी वजह से ये उस आत्मा को परेशान ना करे और वो आत्मा इसको और आपको परेशान ना करे। तो इसीलिए वो चीज करके हर साल गुरुजी उसको शांत करते थे, अर्जुन के दिमाग को शांत करते थे, जिसकी वजह से वो और उसका परिवार थोड़ा ठीक रह रहा था और चीजें चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो जब उस आत्मा ने अर्जुन से इतनी मिन्नतें की कि भाई मुझे जाने जाना नहीं, तो उस आत्मा ने सोचा कि अब मैं इसको मार देती हूँ, ये मर जाएगा तो मैं अपने आप बाहर निकल जाऊंगी। तो एक रात उसने उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश की। तो जब एंड पॉइंट पर चोक हो गया था, मतलब मान लो कि अर्जुन के प्राण निकलने ही वाले थे, तब अर्जुन ने उस आत्मा से एक ऐसी बात कही। ये सारी बातें ट्रांस में अर्जुन ने विक्रांत को बताई थी। तो अर्जुन ने उसको एक ऐसी बात कही कि वो आत्मा का दिल तो होता नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो भी दहल जाता। उसने कहा कि तू मुझे मार डालेगी ना, तो मेरे लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होके रहेंगे। अब वो आत्मा घबरा गई और डर के मारे उसने उसका गला छोड़ दिया। अब सोचो, आत्मा एक कॉन्शियसनेस भी सोच रही है कि अगर ये मर गया और मरने के बाद ये मुझे छोड़ेगा तो है नहीं, ये भी आत्मा ही बन जाएगा, और ये जो नरक मैं अभी भोग रही हूं, इतना दर्द मुझे हमेशा हमेशा के लिए सहना पड़ेगा। आप सोच रहे हो उसका जो साइको लेवल था कि मार दे, मरने के बाद तो और ज्यादा फायदा है, तू और मैं बिल्कुल फ्री, दोनों घूमेंगे, लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं तेरे को। तो बेचारी आत्मा भी डरी हुई सहमी, उसने उसका गला छोड़ दिया। बोले उससे बेटर तो अभी यही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं ना परसों, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा और मैं इससे आजाद तो हो पाऊंगी। अगर इसको मार दिया तो अनंत काल तक मुझे इसके साथ भटकना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन थी अर्जुन के साथ, इसीलिए उसको शादी नहीं करनी थी। उसका शादी पर से मन हट गया था और अर्जुन का उस आत्मा पर दिल आ गया था। लेकिन उस दिन तक, जब तक उसने विक्रांत को देखा, विक्रांत को देखते ही पता नहीं कैसे अर्जुन का दिल विक्रांत पर आ गया
अर्जुन ने विक्रांत से चीज बिल्कुल क्लियरली कही थी कि मैं गे नहीं हूं और ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए जो मुझे फील हुआ मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया था। और इसी का फायदा उठाकर विक्रांत ने अपनी चाल चली। विक्रांत ने उससे कहा, अच्छा सारी बातें सुन ली उसकी, फिर कहा अब देखो जैसा कि तुम देख रहे हो है ना, जैसे तुम किसी और को नहीं बांट सकते वैसे मैं भी अपना इंसान किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तो मैं लड़की को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्से में आकर अर्जुन बोला, इसका तो वैसे भी कोई वजूद नहीं है, ये तो मेरे साथ है, क्या ही फर्क पड़ता है, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वो सारा सुख दूंगा, वो सारी चीजें दूंगा जो तुमको चाहिए। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने फिर से जवाब दिया, अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या करण के साथ रहूं। अब विक्रांत को यहाँ किसी न किसी को तो बकरा बनाना ही था, तो उसने बेचारे करण को ही बकरा बनाया। करण विक्रांत की बात समझ गया, उसने पीछे से विक्रांत के कंधे पर हाथ दिया कि टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं पीछे खड़ा हुआ हूं तुम्हारे। और इतना बोलने के मतलब करने के उसने सीधा अर्जुन से बोला कि भाई हाँ साले फुद्दू तू है क्या, है तेरी शक्ल देख, मुझे देख, मुझे मैं कितना स्मार्ट हूं, बिल्ड देख मेरी, और मेरा दिल तो पहले से विक्रांत के ऊपर आया हुआ है, तुझसे पहले तो मैं इसे जानता हूं, और तू इसे क्या खुश रखेगा बे, है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैं इसको तुझसे ज्यादा खुश रख सकता हूं, जो इसको चाहिए वो सब मैं लाके दूंगा, तो साइड निकल। ये बोलते ही अर्जुन की आंख एकदम से फिर पलटी और उसने करण की तरफ देखा और बोला, तू छुएगा इसे। और इतना बोलते ही उसने करण को जो घूरा, अब विश्वास नहीं करोगे क्या हुआ, विक्रांत की आंखों के सामने सामने करण की गर्दन के ऊपर उंगलियां छपने लगी और उसकी सांस घुटने लगी, जैसे कोई उसका गला पूरे दम से घोट रहा हो। अब ये देखते ही विक्रांत ने सोचा कि फिजिकली तो उसे बचा नहीं पाएगा, वो फिर से अर्जुन की तरफ पलटा और बोला कि सुनो, अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम तो तुम्हें नहीं होनी चाहिए ना। अगर तुम उस लड़की के साथ में रह सकते हो तो मैं भी करण के साथ रह सकता हूं, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। और एक बार रह के देखते हैं, फिर देखेंगे हमारा रिश्ता कहां कैसे जाता है, कैसे होता है। तो अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा। और अगर ऐसी चीज है कि जब तुम उसके साथ रह सकते हो जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, कोई शरीर नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा है जिसको तुम छू नहीं सकते, उसके साथ कुछ कर नहीं सकते, और मैं, तुम मुझे छू सकते हो, सारी चीजें हैं, तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि या तो फिर वो या फिर मैं। लेकिन वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि तुम शायद से मर्द ही नहीं हो, शायद इसीलिए सपना ने भी तुम्हें छोड़ दिया था और तुम अब इस आत्मा को पकड़कर बैठ गए हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो, और इसीलिए इसका सहारा लेकर तुम अपनी जिंदगी को चला रहे हो। अब ये बात शायद उसकी ईगो पे आ गई, और जैसे उसकी ईगो पे आई तो उसने बोला कि तुझे मैं बताता हूं क्या होता है मर्द, तुझे लगता है मैंने इसका सहारा लिया है, अरे मैं चाहूं तो इसको अभी के अभी भेज दूं। ये बात होते ही विक्रांत ने फटाफट से पॉइंट पकड़ा और बोला, चलो चलो, गरजने वाले बादल ना बरसते नहीं है, जा भेज के दिखा, भेज के दिखा। अगर तू वाकई में मर्द है, अपनी जबान पर टिक सकता है, तो अभी के अभी तू इसे भेज के दिखा। लेकिन मुझे पता है तू कमजोर है, ये तेरी मजबूरी है, इसीलिए तू इसको पकड़कर बैठा हुआ है। अगर तू वाकई में एक मर्द है, तुझमें इतनी हिम्मत है, तो मुझे खुश करके दिखा, मेरी आंखों के सामने तू एक बार इसे भेज कर दिखा। विक्रांत ने जानबूझकर उसे ऐसी बातें बोली जिससे उसका ईगो हर्ट हो, और वो ही हुआ। गुस्से गुस्से में बोला, ठीक है मैं तुझे करके दिखाता हूं, और बोला जा, आज से मैं तुझे छोड़ता हूं, मुक्त करता हूं, और तेरा मेरा लेन देन यहीं पे खत्म होता है। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द बोला, एकदम से गर्दन पर झटका लगा, और झटका लगते ही एकदम से हवा का झोंका जुप करके बाहर निकला, बिल्कुल ऐसे जैसे प्लेन में से ना सोनिक बस्ट हुआ, जुप, ऐसे जुप करके विक्रांत को आवाज भी आई, उसके पास से ग्लो सा निकला, और उसके निकलते ही अर्जुन के मुंह से उल्टी निकली, जो उसने खाया पिया तो सब नीचे गिर गया, और उल्टी के साथ साथ उसका सर जमीन पे टकराया और वहीं के वहीं बेहोश हो गया। अब वो सर टकराने की वजह से बेहोश हुआ या फिर उस एंटिटी के उसके शरीर से बाहर निकलने की वजह से बेहोश हुआ, वो एक अलग चीज है। ऐसा होते ही फटाफट से विक्रांत और करण ने मिलकर अर्जुन को बाहर निकाला। उन्होंने उसकी ताई जी से कहा कि भाई उसने उल्टी कर दिया, वो साफ सफाई करो, और इधर जाते उन्होंने गुरुजी को फोन मिला दिया, और उनको फोन मिलाकर बोला, गुरुजी आप शुरू कर दो। और वहां से उन्होंने प्रोसेस शुरू किया। वहां दिल्ली में उसके पापा को उन्होंने कहा कि उसका कमरा चेक करो, तो उनको वहां पर एक यंत्र जैसी चीज मिली। उन्होंने बोला कि इस यंत्र को जला दो। जलाने के बाद उन्होंने बोला कि इसी कमरे के अंदर बैठकर हनुमान जी का एक यज्ञ करवाया। उन्होंने पंडित वगैरह सब वहां बुला लिए थे, जैसा गुरुजी ने कहा था, सब कुछ सेटअप उन्होंने कर लिया था, और करीबन 2-2.5 घंटे तक ये सारा प्रोसेस चला जो गुरुजी ने वहां पर किया। 2-2.5 घंटे के बाद
अर्जुन को इन्होंने अंदर लेटा दिया था, वो लेटा हुआ था, बेहोश का बेहोश ही था, बाकी सब लोग ये बाहर थे। फिर गुरुजी का दोबारा फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो गया है, वो निकल गई है और ये पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। तुम लोग भी सब लोग ठीक हो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। विक्रांत ने गुरुजी से कहा, हाँ गुरुजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? और मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, मतलब मैंने तो कुछ प्रोसेस नहीं किया इससे वो निकला हो। लेकिन अब उसका असर है या नहीं है, ये उठने के बाद मेरे साथ क्या करेगा? तो गुरुजी ने बोला, कुछ नहीं होगा बेटा, तू अपने आप को शांत कर ले। गुरुजी ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे, मतलब तुमने क्या किया ऐसा? तो उसने बोला कि गुरुजी मैंने उससे बातचीत की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो कमज़ोरी है, वो ये है कि वो मेरे ऊपर लट्टू हो गया है और उसी का फ़ायदा उठा के मैंने उसके अंदर की सारी बातें निकलवाई और जैसा आपने कहा था उसकी दुखती रग पे हाथ रखो, मैंने वैसा ही किया। उसका जो दिल टूटा था और उसने जो तंत्र विद्या की थी, उसी को मैंने पकड़ लिया और वहाँ से उसके अंदर उस गुस्से से चीज़ों को बाहर निकलवाया। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अब तुम शांत हो जाओ। शायद भगवान की इच्छा यही है कि तुम इस फैमिली को इनके श्राप से बाहर निकालो। अब ये सुनते हुए विक्रांत बोलता है, श्राप? कैसा श्राप गुरुजी? तो उन्होंने बताया कि बेटा ये समझ लो कि एक ही समय इनकी फैमिली जितने लड़के हैं उन लोगों के ऊपर चीज़ें होना शुरू हुई एक ही टाइम पर। करण पर हुई, अर्जुन पर हुई और अभी तो और भी चीज़ें इनकी फैमिली में चल रही है। लेकिन ये बात सब मैं तुमको कभी और बताऊंगा। अभी तुम आराम कर लो और एक काम करना, हो सके तो यहीं इनके घर पे स्नान कर लो, पानी के अंदर नमक डाल के स्नान करना, उसके बाद ही यहाँ से तुम जाना। तो विक्रांत ने वही किया और इसके बाद जब वो फ्रेश फ्रेश होकर सब बाहर बैठे थे तो थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी बाहर निकल कर आया। उसने आके विक्रांत को देखा और बोला, हाय यार कैसे हो? अब सब कुछ हो गया, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एक्चुअली अर्जुन को कुछ भी याद नहीं था। फिर उसको बिठाया गया, उससे बातचीत की गई तो वाकई में अर्जुन का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। फिर विक्रांत ने अर्जुन से पूछा कि भाई तुम्हें याद है तुमने ऐसे कुछ तंत्र विद्या की थी, क्या किया था? तो उसने बोला कि यार मुझे ये तो याद है मैंने कुछ किया था, लेकिन मैंने क्या किया था, कौन सा तंत्र था, कैसे किया था, मतलब ये सब तो मुझे याद ही नहीं है अब। तो तब जाकर विक्रांत को रियलाइज हुआ कि जब वो आत्मा अर्जुन के शरीर से निकली तो अपने साथ साथ अर्जुन के दिमाग से, उसकी कॉन्शियसनेस से वो मेमोरी भी साथ में ले गई, जिससे उसने उसको रिकॉल किया, तो उस आत्मा को बुलाया था। इसलिए कि जैसे वो इसके अंदर आकर फंसी, वैसे कोई और आत्मा को दोबारा बुलाकर वो फंसा ना ले, इसलिए उसने उसकी मेमोरी को वहां से वाइप कर दिया था। विक्रांत भी बहुत अमेज था कि क्या यहाँ पर केस हुआ है। खैर उसके बाद दिन खत्म हुआ, विक्रांत वहां से निकल गया। 2-3 दिन के बाद उसने जब फॉलोअप लिया तो उनकी आंटी ने, जो उसकी मदर थी, उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, अब वो पहले जैसा ही हो चुका है। और थैंक यू वेरी मच विक्रांत, तुमने हमारी हेल्प की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो हम पिछले 10 साल से सफ़र कर रहे थे। तो ये था विक्रांत के पास आया एक और बड़ा अजीब सा केस, जहां पर एक साइको इंसान ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक आत्मा को ट्रैप कर लिया। अब इमेजिन करो, अभी तक इंसान आत्माओं से, भूतों से डरते थे, इस केस के अंदर एक भूत आत्मा इंसान से डर रही थी। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप लाइफ में किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, शादी करते हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको ये काम करने चाहिए। उस इंसान के नेचर को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक बैकग्राउंड रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, दोनों केस में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि अगर उसका मेंटल लेवल सही नहीं है, इस तरह की अगर साइकोनेस किसी के अंदर है, तो आपको, आपके जीवन को जीते जी नर्क बना सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां मेरे साथ। वैसे एक सवाल मेरे पास आप लोगों के लिए है, जो मैंने विक्रांत से भी पूछा था, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे एक आदमी किसी दूसरे आदमी को देखते उसके ऊपर इतना लट्टू कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उस आत्मा ने जब विक्रांत को देखा तो वो जान गई कि इसके पास एनर्जी क्या है, ऑरा क्या है, और ये उसकी मदद कर सकता है। इसलिए उसने अर्जुन के दिमाग में वो इमोशन ट्रिगर किए कि वो उसके ऊपर लट्टू कर, उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। जहां से एक लूज पॉइंट विक्रांत को मिला और उस थ्रेड को खींचकर विक्रांत ने पूरी गुत्थी सुलझा दी। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।